हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजन और आज हम लोग सीखेंगे कि एरिया वेक्टर क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली अब तक आप 11th तक आपने ये देखते आए होंगे कि एरिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ से पहली बार आपको कुछ नया मिल रहा है कि एरिया वेक्टर है, कैसे देखेंगे। और दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक्चुअली वेक्टर प्रॉपर्टी होता है किसी भी फील्ड का। जो वेक्टर फील्ड है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है फ्लक्स। यहाँ पे वेक्टर फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको देखेंगे कि वो क्या होता है, क्यों होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का इसमें क्या रोल होता है। और उसके पहले देखेंगे एरिया वेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। तो एरिया वेक्टर को एक्चुअली ऐसे डिफाइन किया जाता है कि सपोज ये हमारा कोई ए बी सी डी, ये कोई एरिया है। तो एक्चुअली ये हमारा एरिया का मैग्नीट्यूड है। इसके डायरेक्शन को बताया जाता है कि इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा अगर हम इसको लिखें ds तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और अगर हम लिखें ds वेक्टर तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा ds n कैप, ठीक ना, ये वेक्टर के साथ हो जाएगा। n कैप इसका ये डायरेक्शन है, ये हमारा ds वेक्टर है। और ये केवल ds है, केवल इसकी बात करेंगे तो ये ds है, ये केवल एरिया है और ये एरिया वेक्टर होता है। दूसरा एग्जाम्पल करके देखते हैं। एक कोई हमारा एरिया ऐसे रखा हुआ है सपोज, हाँ, तो इस पे ये इसका एरिया वेक्टर होता है। ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है। समझ आ रहा है? मीन्स उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखो, ये सपोज कोई एरिया है, राइट, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये होगा। अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर ये होगा। अगर ये एरिया है तो एरिया वेक्टर ये होगा, उस पर परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके अपोजिट में भी इधर भी हो सकता है, ठीक ना। सपोज अगर मैं आपको बताऊं कुछ हमारे पास हो तो इससे हम ले सकते हैं। ये सपोज एक पेपर है, ये सर्टेन एरिया है, तो एरिया वेक्टर ये है, ये एरिया है और ये एरिया वेक्टर है। ओके, ये एरिया है, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया और ये एरिया वेक्टर ये भी है। तो इसको कब लेना है, इसको कब लेना है, थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ए अगर ऐसा टिल्टेड है तो एरिया वेक्टर ये है, मींस इसके सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो आगे चल के हम देखेंगे इसका क्या रोल है हमारे लिए। तो ये आपने देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर है। अब जैसे कोई एक रैंडम सरफेस ले लें हम, और इस पर्टिकुलर इस छोटे से पार्ट का, इस छोटे से एरिया का अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो ये होगा। ये एरिया है सपोज ds, तो ये ds वेक्टर ये इस पे परपेंडिकुलर, इस पे ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा। ये कोई एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इस एरिया का। समझ में आ रही बात आपको? इस एरिया वेक्टर का रोल हम पढ़ना क्यों शुरू किए? एक्चुअली अगला जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें इस एरिया वेक्टर का बड़ा रोल है। देखते हैं कैसे रोल है। तो इन दोनों से मिलके एक्चुअली आगे की सारी कार्यवाही होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स होता है वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है। क्या है? वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी है जो कि ये बताता है कि उस पर्टिकुलर फील्ड में और उस एक सर्टेन एरिया के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, जैसे देख लो कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू होती है E डॉट ds या E डॉट s या E डॉट a। E डॉट a कह सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको E डॉट s भी लिखते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट है। इसको अभी हम खोलेंगे तो हो जाएगा, इसको जब हम ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो हो जाएगा हमारा EA या ES cos theta, where this theta is angle between
ई एंड एस, या फिर ई एंड ए, कुछ भी ले सकते हैं, ये ऐसे ई ए कॉस थीटा, ठीक ना। तो ई और ए के बीच का एंगल होता है। एक एग्जांपल लेके देखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, यहां से स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप देखिए कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड लाइंस हैं। अगर इसमें कोई ऐसा परपेंडिकुलर एरिया है, सपोज ए बी सी डी, ठीक ना, जिसका एरिया है ए, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ध्यान दीजिए कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, ये, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इसके बीच क्या, अगर मैं निकालूं कि फ्लक्स कितना है एसोसिएटेड, फ्लक्स मतलब इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इट, परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू इट। एक कोई सर्टेन एरिया है ए बी सी डी, उससे परपेंडिकुलरली कितनी लाइंस इसे पेनिट्रेट करके उस साइड निकल रही हैं, एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं, वो उसका बताएगा फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा कि ई डॉट ए cos थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज दिस एंगल। अब ये देखो, ये इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया, 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो यहाँ पे 0 रख दो तो आ जाएगा ई ए cos 0, मतलब ये, ओके। अब अगर ये परपेंडिकुलर, ये सपोज ऐसा नहीं है, परपेंडिकुलर रख दें अगर हम, जैसे दूसरा एग्जांपल देखो यहीं, और ये जो फील्ड लाइन ऐसे ही है, लेकिन ये जो एरिया रखा हुआ है ये अब ऐसा नहीं है, ये जो प्लेट है वो मान लो ऐसे रखा हुआ है, ठीक ना। इसका मतलब ये हो गया कि फील्ड लाइंस तो इधर है, लेकिन ये एरिया ऐसा रखा हुआ है, ठीक ना। फील्ड लाइंस ऐसे हैं, एरिया ऐसे रखा हुआ, पहले ऐसे रखा हुआ था तो ऐसे पेनिट्रेट करके जाते थे, और अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, ए वेक्टर, और ये ई इधर है। तो अब इससे एसोसिएटेड लाइंस कितनी होंगी? तो आप देखो फाई या फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो ये 0 हो गया। आप देख लो ना कहाँ एसोसिएट हुआ। जैसे ये है हमारा एकदम पतला सा, ये इसका एरिया, ये वाला इसका थिकनेस बिल्कुल 0 मानो, तो अगर लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर हैं ऐसे, ठीक ना, और ये ऐसे रखा हुआ है, तो ये तो ऊपर से निकल गया, ये नीचे से निकल गया है, क्योंकि इसकी थिकनेस तो कुछ है नहीं, इधर से निकल रहा है, मतलब इधर ऊपर से निकल रहा है और नीचे से निकल रहा है, इससे लिंक्ड तो हो ही नहीं रहा, और इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो इससे एसोसिएटेड जो नंबर ऑफ लाइंस है वो है 0, इसलिए इसका फ्लक्स 0, ओके। और जबकि पहले वाले केस में क्या था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास कर रही थी और एरिया आपने ऐसे रखा था, तो ये देखो ना मैक्सिमम है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी 0 वैल्यू है, ठीक ना। अब इसके बीच कोई दूसरा एरिया रख दिया, जैसे सपोज हमने किसी एंगल पे रख दिया, ये किसी एंगल पे, तो फिर उसकी जो रीडिंग होगी वो इसके और इसके बीच में आएगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल देखो, मान लो कि ये है, फील्ड लाइंस ऐसे हैं, राइट, फील्ड लाइन ऐसे है, और आपने एरिया को ऐसे रख दिया जैसे ये था सपोज, और अब देखो आप ध्यान से, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, लेकिन एरिया वेक्टर इधर है, राइट, एरिया इधर है, ये एंगल कितना है, मान लो थीटा है, तो अब रिजल्ट कितना आने वाला है, अब रिजल्ट आने वाला है ई ए कॉस थीटा, ई ए फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर ये थीटा की वैल्यू सपोज कितना था 60 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ई ए कॉस 60, तो आ जाएगा ई ए बाई 2, मतलब 50% लाइंस इससे लिंक्ड होंगी, इसका फ्लक्स हो जाएगा ई ए बाई 2। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको ई की वैल्यू ऐसे दिया रहेगा कुछ भी, और ए की कुछ वैल्यू दी रहेगी, एंगल दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कितना फ्लक्स इससे एसोसिएट हो रहा है, वो आपको काउंट करना है। फॉर एग्जांपल इसी में मैं ले लेता हूं, ई की वैल्यू दे दिया आपको 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और एरिया हमने दे दिया मान लो 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और एंगल 60 है, तो इस फॉर्मूले में रख दो, तो कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू 2 × 10⁴ कितना हो गया 4 इंटू एरिया 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
तो ये केवल 10⁴, ठीक ना, ये आया आंसर इसका। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग एंगल दिए जा सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज ये अगर फील्ड लाइन इधर की तरफ आ रही है, राइट, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं ना। जैसे मान लो कि ये कोई सर्कल है या स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया गया, ठीक ना। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो हमने बताया कैसा, स्फीयर पे ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ये तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड है, ठीक ना, ऐसे एरिया वेक्टर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सब बाहर की तरफ होगा। और जो आ रहा है इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो तो ऐसे रेडियली इनवर्ड होंगी, हर जगह पे रेडियली इनवर्ड होंगी। तो इसमें जो फाई होगा वो हो जाएगा EA cos 180, और 180 का मतलब होता है नेगेटिव -1, तो ये हो जाएगा -EA। तो माइनस साइन के लिए अगर नेगेटिव है तो उसके लिए -EA, पॉजिटिव है तो उसके लिए +EA आ रहा है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, आप थोड़ा और बेहतर समझोगे। चलिए देखते हैं। सपोज फाई, मान लो कि ये एक सिलेंडर है, ठीक ना, और ये कहाँ रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और ये एक सिलेंडर है, मतलब ABCD जो आप देख रहे हो, ऐसा एक सिलेंडर यहाँ पे रखा गया है, इसमें रखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर, तो टोटल फ्लक्स। अब हम एक बार बोले थे ना कि आप एरिया अंदर वाला भी ले सकते हो, बाहर वाला भी ले सकते हो, बशर्ते अगर वो ऑब्जेक्ट 3D है, क्लोज्ड है, तो आप हमेशा बाहर की तरफ लोगे। जैसे इस एरिया का, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये इधर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर होगा, इस जो ऊपर वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और ये ऊपर वाला ऐसा घूम के नीचे तक आ रहा है, ऐसे है, पूरा सिलेंडर है, तो इधर भी ऐसे नीचे की तरफ ही होगा। ये दोनों, ये वाला एक ही सरफेस है, ऐसे घूम रहा है, ठीक ना, एक ये बाहर की तरफ, एक ये इधर की तरफ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर, तो कैसे करोगे? आपके पास इसमें 3 आएंगे। एक तो देखो, एक एरिया और फील्ड यहाँ पे है, एरिया फील्ड यहाँ पे है, एरिया फील्ड यहाँ पे, तो नेट फाई इज इक्वल टू हो जाएगा φ1 + φ2 + φ3। अगर हम इसको मान लें कि φ1 है, इसको मान लें φ2 है, तो और ये मान लें φ3 है, तो जरा देखो, तो φ1 फील्ड इधर है, एरिया इधर है, तो एंगल कितना है? 0 है, तो EA cos 0, cos 0 का मतलब हो जाता है 1, और दूसरा वाला इधर, उसमें आप देखो तो cos 180 है, ठीक ना, तो cos उसमें कितना है? 180, तो EA cos 180, और तीसरे वाले में कितना है cos? ये देखो ना 90 है। इधर कितना था? इधर देखो, फील्ड इधर था, वेक्टर इधर था, तो 180 था, और ऊपर वाले में 90 है, तो EA cos 90। तो cos 90 तो 0 होता है, वो तो खत्म हो गया, ऊपर वाला उससे एसोसिएटेड फील्ड है ही नहीं है, फ्लक्स है ही नहीं है, क्योंकि वेक्टर इधर है, जा इधर रहा है फील्ड, ठीक ना। ये वाला क्या हो जाएगा? -EA, और ये हो जाएगा EA, इसकी वैल्यू 1, इसकी -1, तो EA और इसका -EA, तो टोटल कितना हो गया? 0। यूं भी टोटल 0 होना ही था, बिकॉज इसमें देखो जितना फील्ड आ रहा है उतना फील्ड निकल जा रहा है, ठीक ना। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है कि सिलेंडर से वो 0 नहीं होगा, वो कब? वो हम दिखाते हैं आपको। एक दूसरा केस देखो, ये याद रखना इसको कि अगर ये यूनिफॉर्म है, ये कब है? जब ये हमारी फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होती, यहाँ पे E1 होता, यहाँ पे E2 होता, ध्यान देना, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता और फिर ये 0 नहीं आता। if this field is not uniform, then result would not be 0, because EA तो A तो सेम होगा, लेकिन E1 हो जाएगा यहाँ, ये E2 हो जाएगा, और ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ कुछ रिजल्ट आएगा, राइट। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता था, बट एक और क्वेश्चन देखिए आप,
इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, आप अपने से भी डेवलप कर सकते हो बहुत क्वेश्चन। चलो इसमें हम क्या करते हैं ना, बाहर से यूनिफॉर्म फील्ड नहीं देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा देखो, एक सिलेंडर है, ठीक ना, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट एरिया, फाइंड आउट टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर। आपको दिया हुआ है कि इसका एरिया है ए, या केवल एरिया नहीं, रेडियस दिया है, सिलेंडर का रेडियस दिया है आर, लेंथ दिया है एल। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सिलेंडर। जल्दी करो, कितना आ रहा है? अब देखो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे निकलेंगी, है ना, और इधर की तरफ भी ऐसे निकलेंगी, राइट। अब हुआ क्या कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर ही है और फील्ड लाइन भी इधर ही है। इसका भी एरिया वेक्टर इधर ही है, फील्ड लाइन भी इधर ही है, ई भी इधर है, और ये ऊपर की तरफ इसका जो ये राउंड वाला जो है सिलेंडर का एरिया, वो उसका एरिया वेक्टर इधर है, उधर कोई लाइंस नहीं है। तो हमारे पास जो अगेन फाई आ रहा है दैट वुड बी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, से दिस वन इज φ1, से दिस वन इज φ2, से दिस वन इज φ3। तो अगेन φ3 तो जीरो हो गया, प्लस φ2, ये देखो ई और ए, इसमें देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसमें 180 नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे थीटा कितना है? जीरो है, और यहाँ ये भी जीरो है क्योंकि दोनों फिर भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा अगेन जीरो। तो इस केस में ये भी हमारा ई ए कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो आया ई ए, और इसमें अगेन ई ए, तो आया हमारा 2EA, ये फ्लक्स एसोसिएटेड। अच्छा ए तुम्हें नहीं दिया था, आर दिया था, तो कोई बात नहीं, आर के टर्म में लिख लो, तो 2E पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें रेडियस का हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते थे, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते थे, तो क्वेश्चन बना सकते थे, बट हमने जनरल इक्वेशन बनाया, ऐसे भी पूछा गया है और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी पूछा गया है। और ज्यादातर पूछा जाता है एक और क्वेश्चन जिस पे मैं आ रहा हूं, एक क्यूब के अंदर रख देते हैं पॉजिटिव चार्ज और फिर पूछते हैं कि उससे एसोसिएटेड फील्ड कितना है, फ्लक्स कितना है। तो उस पर भी आ जाते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं क्यूब के क्या क्वेश्चन, क्या केसेस बनते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारा कोई क्यूब है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पे कोई प्लस क्यू रख दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। हाँ, तो इससे एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल टू ई ए, यही होगा। एरिया तुम्हें पता नहीं है, क्यूब का एरिया बस ये साइड दिया होगा, तो तुम निकाल लो कि कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन को कई तरीके से अभी हम आगे चल के करेंगे गॉस में, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताता हूँ। पहले गॉस थ्योरम बता देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे निकाला जाता है, कि किसी एक आर्म से पूछ लिया जाए, किसी एक फेज से पूछ लिया जाएगा कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ सिंगल फेज, तो कैसे होगा, तो भी हो जाएगा। जैसे अभी करके देख लेते हैं ना। तो यही क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, ठीक ना, एक क्यूब है, एक क्यूब से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? ये हुआ। लेकिन अब वो क्या रहा है? वो पूछ रहा है कि एक फेज से कितना हुआ, एक फेज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट कर रहा है एक फेज से। तो इसमें टोटल कितने हैं? ये तो F टोटल हो गया, तो F1 कितना हो जाएगा? तो EA/6 हो जाएगा। कितना? EA/6। आगे चल के हम उसकी बात करेंगे अभी कि फाई इज इक्वल टू एक होता है Q/ε0 गॉस में, तो यहाँ पे उसको भी रख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाई इज इक्वल टू Q/6ε0। इस तरीके से भी करेंगे हम आगे। फिर कभी हम इस चार्ज को यहाँ पे रख के फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पे रख के या फिर साइड पे रख के, कहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्लक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे
और आपके एनसीईआरटी में या फिर जो भी स्टडी मटेरियल में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कीजिए। और इसके आगे वाले वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि गॉस लॉ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको मिस मत कीजिए, जरूर देखिए। और हाँ, इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, सो दैट कि हमारे हर वीडियो आप तक पहुँचते रहें। ओके, हैप्पी लर्निंग।